तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे कुछ ब्रांचेस की, तो मैंने लगातार आपको 2 दिन ब्रांचेस और साइंस की जो ब्रांचेस थी उन पे बारे में बात की। तो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस को मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग बस सुनते जाइएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस यहीं से आए हैं, तो बहुत हैवी भी नहीं होगा और आपको याद भी हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया सौरोलॉजी, तो लिजार्ड या छिपकलियों का अध्ययन। सीरोलॉजी, सीरोलॉजी जो है बेटा एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, ठीक है, इसका या फिर कहें एंटीजन एंटीबॉडी की स्टडी। और अगर हम देखें तो सीरो शब्द जो आया है ना बेटा, ये सीरम से आया है। किससे आया है? सीरम। अब सीरम क्या होता है? ये सिरप नहीं है पीने वाला। सीरम क्या है? ठीक है, 2 चीज़ें हैं, एक है प्लाज्मा और एक क्या है? सीरम। कोई बता सकता है बेटा कि सीरम क्या होता है और प्लाज्मा क्या होता है? देखो आप ऐसे समझो, ब्लड होता है हमारा, ठीक है, और ब्लड किससे मिलके बना होता है? प्लाज्मा प्लस सेल्स, ठीक है। बहुत सीधे सीधे सामान्य रूप से, आज नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं होगा, टेंशन नहीं लो, आज मज़ा आएगा आपको एकदम गारंटेड। तो ब्लड जो है वो प्लाज्मा प्लस सेल से मिलके बना होता है, ठीक है। प्लाज्मा जो है लगभग बेटा 55% होता है, ठीक है, और अप्रॉक्स 45% जो होती हैं वो सेल होती हैं। तो प्लाज्मा और सेल से मिलके बनता है आपका ब्लड। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अगर हम यहाँ ले आएँ, जैसे मैथ में करते थे ना, वैल्यू को यहाँ ले आते हैं, तो ये यहाँ रह गया प्लाज्मा, अब ये यहाँ था, तो इसको अपन कहाँ भेज दें? इस तरफ। तो क्या कर सकते हैं, अगर हम ब्लड में से सेल्स को माइनस कर दें, तो रक्त में से जब हम कोशिकाओं को क्या कर दें बेटा? निकाल दें कोशिकाओं को। जैसे ब्लड था, ब्लड में से हमने कोशिकाएं एक तरफ कर दी, तो बचा हिस्सा क्या कहलाएगा? प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या है? ब्लड का लिक्विड पोर्शन होता है और इसमें 90% तक वाटर होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि प्लाज्मा क्या है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कि प्लाज्मा क्या है, तो सर ब्लड माइनस सेल्स, ब्लड में से अगर हम कोशिकाओं को एक तरफ कर दें तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। लेकिन हमने पूछा आपसे क्वेश्चन क्या? सीरम, ठीक है, क्या पूछा? सीरम। अब फिर से प्रश्न उठता है कि सीरम क्या होता है। देखिए आ चुका है एग्जाम में। तो सीरम क्या है? अगर हम और थोड़ा सा देखें, ये जो प्लाज्मा था, क्या था? प्लाज्मा। प्लाज्मा में से यही लिख देता हूँ, फाइब्रिनोजन, जगह कम पड़ गई, यहाँ लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगी क्या लिख रहे हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्लाज्मा से अगर हम फाइब्रिनोजन हटा देते हैं, फाइब्रिनोजन एक प्रोटीन है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है, तो हमने अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन हटाई तो बचा हुआ हिस्सा क्या कहलाया? सीरम। और इसी की स्टडी सीरोलॉजी है। और सीरम में चूंकि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होते हैं, तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या स्टडी ऑफ सीरम क्या कहलाती है? आपकी सीरोलॉजी कहलाती है। बात समझ में आई है आपको? इतनी बात क्लियर हो गई होगी कि सीरम क्या है। लेमन लैंग्वेज में समझा दें, चोट सबको लगी होती है, गिर जाते हैं, चोट लग जाती है तो ब्लड निकलता है। सामान्य व्यक्ति होंगे तो 3 to 5 मिनट्स में, 7, 8, 10 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। सब जानते हैं, चोट लगी 10 मिनट के अंदर, वैसे तो 3 से 5 मिनट एकदम बढ़िया प्रोसेस है। अगर आपको कोई ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड डिसीज़ नहीं है तो आपका ब्लड 3 से 5 मिनट में क्लॉट हो जाता है, रक्त का थक्का जम जाता है, ठीक है। फिर आपने देखा होगा कि इस पर क्या होता है बेटा, जैसे क्लॉट जब जमता है, ठीक है, तो एक ब्लैक कलर की पपड़ी जम जाती है, एक क्रस्ट टाइप की, फिर उसको इचिंग करने का बहुत मन करता है। मतलब आपका दिमाग या मेरा दिमाग, सबका ही, हम सबका,
घूम फिर के वहीं जाता है। अगर यहाँ चोट लगी होगी तो यहाँ ऐसे ऐसे करते रहेंगे, पैर में लगी होगी तो पैर में करते रहेंगे, और वो जैसे ही ड्राई होती, चूँकि वो इचिंग होती भी है, ड्राई होती है, ऐसा लगता है खींच के निकाल दो। जैसे कुछ दुष्ट टाइप के बच्चे होते हैं, दूसरे की सीट अगर गाड़ी की रखी हो वो उसको खुरेदते रहते हैं, उनको बड़ा आनंद की प्राप्ति होती है, वैसी चीज़ है। तो वो जो ब्लैक क्रस्ट निकलती है, काली क्रस्ट के बाद में आप देखें तो किस तरीके की चीज़ें होती हैं। अब मैं इससे बना दूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, आपको वहाँ ना इस तरीके की बिल्कुल, अगर आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कुछ लाइंस सी बनी हुई हैं और एकदम पिंक कलर है, होता है। ठीक है, जब आप उस क्रस्ट को निकालते हैं या ब्लड क्लॉट होता है तो आपने देखा जैसे चोट लगी पहले तो ब्लड निकलेगा, और फिर जैसे ही क्लॉट होने को होगा तो आपने देखा है कि येलोइश कलर का चिपचिपा सा फ्लूइड होता है। जब भी चोट लगेगी आपको वो येलो कलर का चिपचिपा स्टिकी फ्लूइड आपको दिखाई देगा। वो एक्चुअली क्या है, वो सीरम ही है। तो देखो, जो प्लाज्मा था, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकली, क्योंकि फाइब्रिनोजन फाइबर्स, तो फाइबर चाहिए भाई। जैसे हम क्या करते हैं, चोट लगती है तो स्टिच करते हैं, बांधते हैं उसे, ठीक है, कुछ ना कुछ। आप देखना, आपने स्टिचिंग देखी ना, जिससे बैंडेज वगैरह लगाई जाती है, उसमें कैसे ऐसे 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 होता है। नेचुरल बैंडेज है अपने जीवन में, तो वो ऐसे ही, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है। तो वो फाइब्रिनोजन प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ पर इसको क्लॉट बनाएगी, और जब आप उस ब्लैक क्रस्ट को हटाते हैं तो आपको पिंक कलर की वो दिखाई देती है। तो यहाँ पर जो येलो कलर का था, येलो स्टिकी सब्सटेंस जो है, वो एक्चुअली सीरम होता है, और सीरम में ही एंटीजन और एंटीबॉडी पाए जाते हैं। और जब भी कोई हमारी बॉडी पर आक्रमण करता है, क्या बाहरी सब्सटेंस, तो एंटीबॉडी जो है उससे लड़ती हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? तो सीरोलॉजी क्लियर हुई। सीरोलॉजी है क्या? एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। एंटीजन को हम एजी लिखते हैं, क्या लिखते हैं शॉर्ट में? एजी, ओजी नहीं है ये। और एंटीजन एंटीबॉडी को क्या लिखते हैं? एवी। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करती हैं? हिंदी में इन्हें कहते हैं हम प्रतिपिंड, और ये हमारी बॉडी में प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है, में हेल्प करती हैं। जबकि एंटीजन, ब्लड के एंटीजन नहीं, जो बाहरी सब्सटेंस होते हैं वो प्रतिजन होते हैं, और इनका जो झगड़ा है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन से ही एंटीबॉडी एंटीजन को मार देती हैं और हमारी इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा तंत्र हमें बचा लेता है। ठीक है, सामान्यतः ब्लड में भी एंटीजन होते हैं, तो ब्लड के एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर होते हैं। कहाँ होते हैं एंटीजन? सरफेस ऑफ आरबीसी पर। और एंटीबॉडी कहाँ होती हैं? तो एंटीबॉडी एक्चुअली सीरम में, जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है एंटीबॉडी कहाँ होती हैं, तो पहला ऑप्शन है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के साथ अगर सीरम हो तो एग्जैक्टली ज़्यादा अच्छा आंसर क्या होगा? सीरम में। और यहीं एंटीजन आएगा और इनकी लड़ाई होगी, ठीक, और एंटीबॉडी एंटीजन को मार देंगी। और अगर एंटीजन मजबूत हुआ तो वो नहीं मरेगा, तो आप मर जाओगे। अरे इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाएगा, घाव बड़ा होगा, गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, पैर काटना पड़ेगा, हाथ काटना पड़ेगा, धीरे धीरे पूरे शरीर में पॉइजन फैल जाएगा, और जय सिया राम, समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो ये जो सीरोलॉजी है, सीरोलॉजी क्लियर हो गई। सीरोलॉजी क्या है? तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन जो है वो सीरोलॉजी कहलाती है। प्लाज्मा समझ में आया आपको? प्लाज्मा क्या है? तो ब्लड में से जब हम आरबीसी निकाल देते हैं, बेसिकली आप ब्लड समझो तो फिर आप प्लाज्मा पे आसानी। ब्लड क्या होता है? तो प्लाज्मा प्लस, अभी अलग से ही पढ़ाएंगे ब्लड, बट आप समझ लीजिए थोड़ा सा। प्लाज्मा प्लस सेल दोनों मिलकर ब्लड बनाते हैं, रक्त। और ब्लड में से अगर हम क्या करें, सेल्स निकाल दें, सेल को एक तरफ कर दें, तो बचा हुआ जो लिक्विड पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा कहलाता है। ठीक है, समझ में आ रही? अच्छा, लाइव में आप लोगों को दिख तो बढ़िया रहा ना? कोई समस्या तो नहीं हो रही या नहीं दिख रहा है? कुछ तो बोल दो। बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास।
चलो यहाँ तक क्लियर। तो ये प्लाज्मा है। अब पूछा जाए आपसे एंटीजन क्या होते हैं, तो एंटीजन फॉरेन पार्टिकल होते हैं, ठीक है, विदेशी तत्व हैं, विदेशी कण हैं। और क्या करते हैं, एंटीजन स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो एंटीजन क्या कर रहे हैं, ये हैं क्या, नॉर्मली ये फॉरेन पार्टिकल हैं, और ये फॉरेन पार्टिकल क्या कर रहे हैं, ये किसको, तो एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। तो स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। अब पूछ लें एंटीबॉडी क्या है, तो एंटीजन की प्रतिक्रिया से जो उत्पन्न हों वो एंटीबॉडी है। अब एक स्टिमुलेट करे दूसरा उत्पन्न हो जाए लड़ने के लिए तैयार, तो एंटीजन ने क्या किया, एंटीजन स्टिमुलेट करता है और एंटीबॉडी बन जाती है, और एंटीबॉडी उसे दूज के रख देती है। यही कॉन्सेप्ट जो है ना आपका वैक्सीन में काम करता है। आपने सबने वैक्सीन लगवाई, तो वैक्सीन में क्या होता है कि जब भी कोई एंटीजन हम उसमें डालते हैं तो वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करता है। जैसे कुछ डेड वायरस होते हैं या हल्के से स्लाइटली लाइव वायरस होते हैं, बस उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो जाएंगे और ऐसे कुरेद देंगे, उठ उठ हम आ गए हैं। तो ये क्या करेगी, गुस्से में उठेगी, अच्छा तुम फिर आए तुम, रुको हम तुम्हें देखते हैं। तो ये एंटीबॉडी बने क्या करेगी, एंटीबॉडी इस पर हमला कर देगी और इन्हें नष्ट कर देगी। यहाँ मेमोरी सेल बनती हैं बेसिकली। अब एंटीबॉडी बन गई परमानेंटली, ठीक है। अब जब भी वो वायरस या जो भी एंटीजन था अगर वो आएगा तो अब ये तैयार बैठी है, तो उस स्थिति में वो उसको बिल्कुल मार के छोड़ेगी। इसीलिए आप गौर करना, वायरल डिसीज बहुत कम दोबारा होती हैं। बात समझ में आ रही है, कोविड दोबारा होने के चांस बहुत कम होंगे जिनको हो चुका है, लेकिन ये इतना बकवास वायरस है कि इसने अपने स्ट्रेन बदल लिए। तो कुछ लोगों को कोविड हो गया, जबकि छोटी माता, बड़ी माता, फलानी माता और ये माता, सुनी है ना, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये एक बार होती है जीवन में, दोबारा नहीं होते, क्योंकि क्या बन गई, एंटीबॉडी बन गई। अब जब भी आएगा चिकन पॉक्स का वायरस, ठीक है ना, वेरियोला वायरस, वेरिसेला वायरस, ये उसको ख़त्म कर देगी। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लाइव क्लास में बोलिए आप लोग, कुछ भी आया समझ में या नहीं आया समझ में? रिप्लाई करो आप ज़रा जल्दी से, बोल दो भैया, या एक एक सब कुछ लिखवा दूं, आप तो बता दो बस। एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में लिखवा दूं कुछ कुछ, हाँ या ना? रिपीट कर दें, लिखवा दें, क्या करना है आप तो बोलो। रिपीट ये कि एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, विदेशी कण हैं ये, या बाहरी सब्सटेंस हैं, एक्सटर्नल सब्सटेंस होते हैं। फिर क्या करते हैं, एंटीजन स्टिमुलेट द एंटीबॉडी फॉर्मेशन। एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। बेटा मीन्स में पूछेगा क्वेश्चन है ये सब। एंटीजन एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। एंटीजन क्या कर रहे हैं, एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एंटीजन के एग्जाम्पल क्या होंगे, नॉर्मली वायरस, विषाणु, बैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे आपके, एंटीजन के, ठीक है। फिर दूसरा लिख लीजिए एंटीबॉडी। एंटीबॉडी नॉर्मली कहाँ पाई जाएंगी, तो फाउंड इन, आपको अच्छे से आंसर करना है, सीरम, और सीरम नहीं हो ऑप्शन में तो प्लाज्मा, तो फाउंड इन सीरम, और फिर ऑब्लिक करके कर देना प्लाज्मा। सीरम में, और सीरम नहीं हो तो प्लाज्मा में उपस्थित। फिर कैसे बन रही हैं, एंटीजन की प्रतिक्रिया से, लिख लीजिए रिएक्शन ऑफ एंटीजन। एंटीजन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही बन रही है ना, तो रिएक्शन ऑफ एंटीजन कैसे हो रहा है इनका निर्माण, एंटीजन की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप इनका निर्माण हो रहा है, ठीक है। और क्या प्रोवाइड कराएंगी, तो प्रोवाइड क्या, इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा प्रोवाइड कराती हैं।
ठीक है, क्लियर हो गया एंटीजन एंटीबॉडी। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आई या नहीं आई बात? जल्दी रिप्लाई करिए आप लोग। प्रेरित मतलब स्टिमुलेट, देखो ऐसे समझो, आप ज़्यादा उस पर मत जाओ। आपके शरीर में कोई वायरस का इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो पर्टिकुलर, अब वो वायरस एक्चुअली एंटीजन ही है। जितने भी वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, प्रोटोजोआ हैं, ये सब क्या हैं, एंटीजन है। ये हमारे लिए तो बाहरी पदार्थ हैं, ऐसा नहीं हम उनके साथ रह रहे हैं रोज़, मज़े करो आओ चलो पार्टी करते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये फॉरेन सब्सटेंस है, फॉरेन पार्टिकल्स हैं। इन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी पर अटैक किया डिसीज करने के लिए। अब हमारी सुरक्षा गार्ड कौन है, ठीक है, एंटीबॉडी। जैसे नॉर्मली आप बोलते हैं WBC, तो WBC के अंदर भी क्या है, एंटीबॉडी ही बनती है WBC में। तो एंटीबॉडी जो है वो क्या है हमारी, तो हर एक एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी होती है और फिक्स होती हैं ये, मतलब जो एंटीजन है उससे रिलेटेड जो एंटीबॉडी होगी वही उस पर हमला करेगी। तो एंटीजन मतलब क्या, हमारे शरीर में वायरस का इन्फेक्शन हुआ और वायरस के इन्फेक्शन से एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनी और वो उस वायरस को मारने का काम करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात आपको? तो ये है आपकी सीरोलॉजी और ये सारी चीज़ें, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ब्लड क्या था, कौन सा टिश्यू था ब्लड, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड क्या था, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू था। ब्लड क्या था ये आपका, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि तरल संयोजी ऊतक। तो ब्लड है क्या, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है या तरल संयोजी ऊतक है रक्त आपका। ठीक, अब जैसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बोन हड्डी, अस्थि, बोन क्या है, हड्डी क्या होती है? ठीक है, आपको ध्यान रखना कि हड्डी भी एक कनेक्टिव टिश्यू है। बोन क्या है आपकी, बोन, चलो पहले तो थोड़ा ब्रांच से जाएं, तो बोन की स्टडी क्या कहला रही थी, कुछ याद आ रहा है? ऑस्टियो मीन्स बोन, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन या अस्थियों का अध्ययन, ऑस्टियोलॉजी था। और ये जो बोन होती है ना बेटा, ये क्या होती है, सीटी लिख रहा हूँ मैं, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। अब आप लोगों को लग रहा होगा एक तरफ ब्लड इस तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है तो बोन कैसे हो गई? कनेक्टिव टिश्यू का एक ही फीचर है, कनेक्ट करना। तो आप देखो ये और ये कनेक्ट कर रही है, यहाँ और यहाँ कनेक्ट कर रही है, ये पैर कनेक्ट कर रहा है। तो याद रखना, बहुत सारे लोग इसे गलत कर देंगे। तो बोन जो होती है, बोन एक हड्डी, एक कनेक्टिव टिश्यू है। और कितनी बोन थी हमारी बॉडी में, 206 बोन थी टोटल। और एक और चीज़, अगर न्यू बोन की बात करें 300 प्लस या 300, तो नवजात में या ठीक है न्यूबॉर्न बेबी में कितनी होती हैं ये, नवजात शिशु में या नियोनेट में या न्यूबॉर्न में, तो नवजात बच्चे में ये होती हैं 300। ठीक है, और कई बार अगर ऑप्शन है 300 से अधिक तो ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना, तो 300 और नॉर्मली फ्यूज होके फिर कितनी रह जाती हैं ये, 206 रह जाती हैं। एक और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आया है, एक है लिगामेंट और एक है टेंडन। क्या है, लिगामेंट और टेंडन। टेंडन को हिंदी में हम कहते हैं कंडरा और लिगामेंट को कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं, स्नायु। तो ये पूछा जाता है कि लिगामेंट किसको किससे जोड़ते हैं और टेंडन किसको किससे जोड़ते हैं, ये खूब रिपीटेड क्वेश्चन है। तो लिगामेंट क्या कर रहे हैं, बोन से बोन को जोड़ते हैं। किसको जोड़ते हैं,
यानी कि क्या हो गया, BLB, बोन लिगामेंट बोन। तो एक हड्डी से, जैसे ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, तो यहाँ क्या होंगे, यहाँ लिगामेंट होंगे, दो हड्डियों के बीच में क्या होंगे, ठीक है। तो बोन से बोन को जो जोड़े वो लिगामेंट, और यहाँ देखो ये क्या है, टेंडन। तो बेटा MTB, MTB का मतलब M से मसल, T से टेंडन और B से बोन। तो हो क्या रहा है, पेशी से हड्डी को जो जोड़े, तो मसल टेंडन बोन पेशी से हड्डी को जोड़ने वाले क्या होते हैं, ऐसे याद रख लो, MTB नहीं तो मोबाइल टीवी, कुछ नहीं तो मसल टेंडन बोन पेशी से हड्डी को जो जोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे बेटा टेंडन या कंडरा। तो कुछ नहीं, BLB बोन लिगामेंट बोन और MTB मसल टेंडन बोन, तो ये हो जाते हैं BLB मतलब लिगामेंट। बोन से बोन को, दो हड्डियों के बीच में क्या होता है पूछा जाता है, दो हड्डियों को जोड़ने का काम कौन करते हैं, तो लिगामेंट करते हैं। और हड्डी से, ठीक है, मसल टेंडन बोन, तो पेशी को हड्डी से कौन जोड़ते हैं, तो क्या है ये, टेंडन या कंडरा होते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है आपको, ये क्लियर हो गया। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं, तो आपको ये क्लियर कट याद रखना होगा। यहीं से मैं एक और चीज़ जो एग्ज़ाम में और पूछी गई है बेटा, आपको बताया था टोटल मसल कुल पेशियाँ कितनी थी, हाँ अब तो याद है। तो टोटल मसल कितनी थी, 639 टोटल पेशियाँ थे। इसके अलावा बेटा एक जो क्वेश्चन आता है, मैं थोड़ा हैपेजर्ड चल रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ, लेकिन मैं पहले वो बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आए हैं, आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। एक क्रेनियल नर्व होती है, सुनिए, कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व यानी कपालीय तंत्रिकाएं। कहाँ होती हैं ये, अच्छा कपाल कहाँ है, ये मेरा कपाल, अपने अपने कपाल देख लो। तो ये जो क्रेनियम से निकले और ये जिगजैग निकलती हैं, इस हिस्से से जो निकलेंगी वो इस तरफ के हिस्से पे आएंगी, और यहाँ से जो निकलती हैं मतलब राइट साइड के ब्रेन से निकलेंगी तो लेफ्ट साइड की बॉडी में आएंगी, लेफ्ट साइड की बॉडी से ब्रेन से निकलेंगी तो राइट साइड में आएंगी। याद रखना अच्छे से, पूछा जाता है कि लेफ्ट साइड का ब्रेन क्या कंट्रोल करता है, तो लेफ्ट साइड का ब्रेन जो है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, जबकि राइट साइड ऑफ द ब्रेन लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं, तो ये बेटा होती है 12 पेयर, कितनी, 12 जोड़ी, यानी कुल संख्या कितनी हो गई जोड़ी में है तो टोटल 24। ठीक, याद रखेंगे। तो क्रेनियम से, कपाल से कितनी तंत्रिकाएं निकल रही हैं, 12 जोड़ी। जोड़ी क्यों, क्योंकि दोनों हिस्सों में करेंगे ना तो 12 पेयर होती हैं ये। ठीक है, क्या, लेफ्ट साइड की नर्व्स राइट साइड की बॉडी को, सॉरी फिर से बोलिए, सिर्फ ह्यूमंस में होता है कि हर तरह के एनिमल्स में? नहीं, हर तरह के एनिमल्स में ब्रेन ही नहीं होता इस तरीके का, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी सब हर जगह। ठीक है, हमारे यहीं ऐसे चलती है, जैसे यहाँ स्पाइनल कॉर्ड है पीछे से, तो इस तरीके से आती हैं नर्व्स, यहाँ से इस तरीके से इस तरफ जाती हैं। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि वैसे भी नॉर्मली आप ध्यान रखना, अगर आपके राइट साइड ऑफ ब्रेन में चोट लगेगी ना तो आपकी लेफ्ट साइड की बॉडी पैरालिसिस हो सकती है। मैमल्स में फिर आप जाओगे तो कॉर्डेटा कहना पड़ेगा आपको। ठीक है, स्पेशली क्योंकि कॉर्डेटा में स्तनधारी आते हैं, कुछ कुछ और भी जीवों में पाई जाएंगी, लेकिन मेनली जो अपन को पढ़ना है वो ह्यूमन स्ट्रक्चर पढ़नी है। तो हमें भाई कुत्ते में कौन कौन सी नर्व्स होती हैं ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मेढक में भी होती हैं, कुत्ते में भी होती हैं, गधे में भी होती हैं, लेकिन अब ये नहीं कि पूछने लगे कोई गधे में कितनी जोड़ी क्रेनियल नर्व्स होती हैं, तो ऐसा कोई प्रश्न आपसे ना तो पूछे। और याद रखिए ह्यूमन फिजियोलॉजी है आपके में, ह्यूमन एनाटॉमी है, ठीक है ना, गधे घोड़े की नहीं है, कॉकरोच नहीं पढ़ना है। नीट वगैरह का एग्ज़ाम अगर आप देता है कोई तो वहाँ पर फिर जैसे कॉकरोच पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा कॉकरोच के अलावा आपका जो मेंढक
फ्रॉग, इसके बारे में पढ़ा जाता है। मेढक की स्ट्रक्चर बहुत कुछ हम जैसी होती है, चूहों की हम जैसी होती है, बहुत सारी चीज़ें। इसीलिए प्रयोग जो किए जाते हैं ना एक्सपेरिमेंट, वो मेढक पर, चूहे पे प्रयोग किए जाते हैं। एक हो गई ये। तो क्रेनियल नर्व कितनी है बेटा हमारी? कपालीय तंत्रिकाएं जो हैं वो 12 जोड़ी हैं। कितने जोड़ी हैं? 12 जोड़ी हैं। ये सीधे सीधे आए हैं, आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये कि क्रेनियल नर्व जो होती हैं वो कितनी होती हैं। तो कपालीय तंत्रिकाएं जो हैं वो कितनी होती हैं? 12 जोड़ी या 12 पेयर होती हैं, या फिर हम क्या कह सकते हैं, टोटल 24 होती हैं। ऑडियो बंद कर लीजिए, किसका ऑन है। इसके बाद एक होती है बेटा रीढ़ की हड्डी में भी तंत्रिकाएं होती हैं। आप हम सब जानते हैं कि रीढ़ की हड्डी को, वर्टिब्रल कॉलम को बहुत संभल के रखना होता है। अगर हम गिरे और चोट लग गई तो पैरालिसिस हो जाती है, आपने भी सुनी होगी ये चीज़। तो कितनी होती है हमारी रीढ़ की हड्डी में जो तंत्रिकाएं होती हैं? इन्हें बोलते क्या है? पहले तो इनको बोलते हैं बेटा स्पाइनल नर्व। क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व, ठीक है। हिंदी में कहते हैं मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं। क्या कहते हैं? मेरु रज्जु की तंत्रिकाएं। तो ये जो स्पाइनल नर्व होती हैं बेटा, ये कितनी होती हैं? ये होती हैं 31 पेयर। तो टोटल कितनी हो गई? 62। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये स्पाइनल क्या है हमारा, वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम से नर्व गुजर रही हैं रीढ़ की हड्डी से। इसमें कितनी नर्व्स होती हैं? 31 पेयर। समझो ये जो नर्व्स होती हैं, अब बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड है। ये राइट साइड है मेरी बॉडी का, ये लेफ्ट साइड है। तो एक नर्व इस तरफ जाएगी बीच से और एक इस तरफ जाएगी, तो इसलिए जोड़ी में होती है। ध्यान रखिएगा क्योंकि दोनों हिस्सों को कंट्रोल करना है। तो 31 पेयर, 31 जोड़ी, या फिर हम इन्हें कह देंगे टोटल 62। तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि या तो 31 पेयर कहेंगे इनको हम कि 31 जोड़ी हैं, या टोटल संख्या जो है इनकी 62 होती है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको बिल्कुल क्लियर कट याद रखना है कि लिगामेंट बोन से बोन को कनेक्ट करता है, टेंडन कंडरा मसल से बोन को कनेक्ट करता है। तो MTB और BLB यानी बोन लिगामेंट बोन होता है, तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने का काम करता है। टोटल मसल 639 होती हैं, 639 होती हैं पेशियाँ। और हड्डियाँ कितनी थी? तो बोन जो थी वो कितनी बोन्स थी? 206 थी, ठीक है। क्रेनियल नर्व या कपालीय तंत्रिकाएं, तो जो हमारे कपाल में तंत्रिकाएं होती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं। और स्पाइनल नर्व या मेरुरज्जु की जो तंत्रिकाएं होती हैं वो 31 पेयर होती हैं। ये एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन है जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको आप क्लियर कट याद रखिएगा। यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? इसको जो मैंने बताया, सोरोलॉजी, ECG, EEG, सीरोलॉजी, सिल्वीकल्चर, ओलेरीकल्चर, प्लाज्मा, सीरम, ब्लड, इनमें कोई समस्या? ठीक है ना। तो कोई दिक्कत आई थिंक किसी को नहीं होगी। तो आपको ये ध्यान ही रखना है, मतलब इसमें कोई कोताही नहीं चलेगी, ठीक है। यहीं से थोड़ा सा मैं आपको ब्लड के बारे में, हाँ जी बोलिए। हाँ हाँ, सॉरी, फिर से बोलिए, एक बार और बोलिए। एंटीजन क्लियर है आपको? जी हाँ, अब बोलिए। ठीक है। एंटीबॉडी जो हैं वो एंटीजन की क्रिया के परिणाम स्वरूप बन रही हैं। अब बनती कहाँ हैं? तो सीरम में बनती हैं। बनती कैसे हैं? तो WBC से बनती हैं।
WBC के जब हम आगे टाइप करते हैं तो वो एंटीबॉडी निर्माण को करती हैं। कौन करती हैं? WBC। अब फिर प्रश्न होगा कि WBC क्या? तो WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, और वाइट ब्लड सेल्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। दो हिस्से कौन कौन से? तो एक हिस्सा होता है, कौन कौन सी WBC होती हैं? ठीक है, तो WBC को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं ग्रेनुलोसाइट। कौन सी साइट? ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को बोलते हैं कणिका युक्त। और एक होती हैं एग्रेनुलोसाइट। क्या होती हैं? यानी कि ये क्या? कणिका विहीन। ठीक है, फिर ग्रेनुलोसाइट को आगे सब डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहले तो एक ग्रेनुलोसाइट बता दो कोई, अगर पता हो किसी को। ठीक है, तो इनके अंतर्गत मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आती हैं। ठीक है, क्या? मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ 3 सेल होती हैं ये WBC भी, बेसोफिल, इओसिनोफिल और एक होती है न्यूट्रोफिल। कौन सी? न्यूट्रोफिल। अब ये जो है ना बेसोफिल, अब जैसे आप बहुत सामान्य रूप से समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आप ऐसे समझिए, थोड़ा और पीछे से ही बता दें तो चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी। देखिए ब्लड क्या है, यहीं से बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा है। ब्लड, तो ब्लड क्या होता है? ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? तरल संयोजी ऊतक है। तो है क्या ब्लड? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक है। और इसमें क्या क्या थी? अभी बताया थोड़ी देर पहले, सेल्स प्लस प्लाज्मा से मिलके बन रहा था ब्लड। ठीक है, हाँ या ना? तो ब्लड क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो कोशिकाएं और प्लाज्मा से मिलकर बनता है। ठीक है, अब ब्लड में सेल जो हैं वो कौन कौन सी हैं? तो एक है RBC, एक है WBC और एक होती है प्लेटलेट। इतनी बात समझ में आई सभी को कि रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कौन सी? रेड ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं। एक सेकेंड, तो फर्स्ट हमने आपको बताया ब्लड ब्लड क्या है? तो ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और तरल संयोजी ऊतक है जिसमें क्या होता है? इसके अंतर्गत सेल और प्लाज्मा होता है। और सेल जो होती हैं वो 3 प्रकार की हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट। और दूसरा हिस्सा क्या है? प्लाज्मा है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था सेल्स 45% के आसपास होती हैं, एवरेज की बात करें तो 40 से 45%। और प्लाज्मा जो है वो एवरेज 55 से 60% तक प्लाज्मा होता है। ठीक है, फिर सेल में 3 है RBC, लेकिन RBC को सेल नहीं कहते हैं एक्चुअली। रेड ब्लड कॉर्पसल्स, कई सारी किताबों में आपको सेल मिल जाएगा लेकिन गलत है वो। रेड ब्लड कॉर्पसल्स हैं, लाल रक्त कणिकाएं हैं। जबकि WBC क्या है? वाइट ब्लड सेल है। और तीसरी है प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट। प्लेटलेट यानी पट्टिकाणु। आपने सुना होगा, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं जो एग्जाम में काम आता है आपको, डेंगू। ठीक है, तो डेंगू जो होता है, डेंगू डिसीज में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ये बहुत आता है क्वेश्चन कि किस रोग में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। हम बात कर रहे हैं WBC की। तो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये। वाइट ब्लड सेल्स जो हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? WBC कहाँ बनती हैं बेटा? कोई भी बताए? तो WBC बोन मैरो में बनती हैं। पक्का?
अस्थि मज्जा में, ठीक है। ये दो प्रकार की होती हैं, एक ग्रेनुलोसाइट कणिका युक्त। अभी आप ऐसे समझ लो, कोई बीमार हो गया, बीमार होने के बाद फीवर आ रहा है तो सबसे पहले बोलते हैं ब्लड टेस्ट कराओ। हम जाते हैं ब्लड टेस्ट कराने, वो बढ़िया से यहाँ सिरिंज लगाते हैं, यहाँ स्ट्रिप बांधते हैं और ब्लड निकाल लेते हैं। कई लोगों को बड़ा कष्ट होता है, इतना भर के ले लिया, इतने से ही काम चला लो, ठीक है, ले लिया उनने ब्लड। अब ब्लड को वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बनाकर रखते हैं। तो जब स्लाइड बनाते हैं, थोड़ी सी ड्रॉप डाली, स्लाइड देखते हो कांच की स्लाइड होती है, उस पर ड्रॉप डालते हैं आपके ब्लड की और फिर उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे रख देते हैं। रखते हैं तो फिर देखते हैं, तो नॉर्मली जो आरबीसी होती हैं इनकी संख्या तो बहुत है, 4.5 से 5.5 बिलियन कि मिलियन, ठीक है। 45 से 55 लाख होती है आरबीसी की संख्या। 4.5 से 5.5 मिलियन, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और 4.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 इंटू 10 लाख, 45 से 55 लाख के बीच में। लेकिन WBC की जो संख्या है वो 4000 से 11,000 तक ही होती है, ठीक। कितनी होती है? 4000 से 11,000 के बीच में। अब इनकी जो कैटेगरी होती है वो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट, बेसिकली प्रेजेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स और अब्सेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स, कणों की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर। तो ऐसी सेल जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ब्लड की स्लाइड रखी जाएगी तो इनके न्यूक्लियस में कण दिखाई देंगे। तो ये कैसी होंगी? तो कण जिन जिन में दिख रहे हैं तो उससे वो काउंट करेंगे कि भाई कौन सी हैं, कौन सी सेल हैं ये, ठीक है। तो वो बता देंगे बेसोफिल इतनी है, यूसिनोफिल इतनी है, न्यूट्रोफिल इतनी है। सबसे ज़्यादा आपकी WBC में न्यूट्रोफिल होती हैं और सबसे कम क्या होती हैं? बेसोफिल होती हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी WBC सबसे कम, तो मिनिमम कौन सी? बेसोफिल, और मैक्सिमम कौन सी? न्यूट्रोफिल। इतनी बात क्लियर आपको यहाँ तक। फिर दूसरी जो कणिका विहीन है, मतलब इनके न्यूक्लियस या केंद्रक में कण नहीं पाए जाएंगे, तो वो होंगी मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये जो मोनोसाइट है ये लार्जेस्ट WBC है। कैसी है? सबसे बड़ी WBC है, ठीक। इतनी बात क्लियर। और एक होती है लिम्फोसाइट। कैसी होती है? लिम्फोसाइट। अब ये जो लिम्फोसाइट WBC है इसको और आगे सब कैटेगराइज करते हैं, तो B और T लिम्फोसाइट में। किसमें? B लिम्फोसाइट और T लिम्फोसाइट में इसे कैटेगराइज करते हैं। और T लिम्फोसाइट को और आगे कैटेगराइज करते हैं तो इसे कहते हैं हेल्पर T सेल। कौन सी सेल? हेल्पर T सेल। जब किसी को एड्स होता है, एड्स सुना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तो उसमें इसकी हेल्पर T सेल जो हैं ये ख़त्म हो जाती हैं, बहुत ही कम बचती हैं। तो पूछा जाता है कि एड्स में कौन सी सेल को प्रभावित करता है एड्स? तो हेल्पर T सेल को प्रभावित करता है। अब जी ये जो B सेल बची, B लिम्फोसाइट, ये निर्माण करती हैं एंटीबॉडी का, ठीक है। एक मोनोसाइट आपकी एंटीबॉडी को बनाती है और एक B लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडी को बनाती है, ठीक है। तो एंटीबॉडी जो है वो एक तरीके की WBC ही है और ये क्या कर रही हैं? तो जो भी एंटीजन आएगा उस एंटीजन को मार देंगी, ठीक है। और वैक्सीन किया ही इसलिए जाता है, जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे वैक्सीन्स लगने लगे, चिकन पॉक्स के वैक्सीन लगते हैं। अब अगर DPT सबने सुना होगा, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटेनस, ठीक है, इनके वैक्सीन लग जाते हैं। तो उनमें वैक्सीन में क्या होता है, हल्का सा जो वायरस है या जो भी एंटीजन है उसकी मात्रा होती है और हमारी बॉडी में जाके ये क्या करती है? स्टिमुलेट करती है एंटीबॉडी निर्माण को और उससे वो एंटीबॉडी बन जाती है उसके विरुद्ध। और जब भी हमारे शरीर में उसका इन्फेक्शन होगा तो वो एंटीबॉडी उसे मार देगी। जैसे पोलियो के लिए पोलियो वैक्सीन पिलाते हैं, तो पोलियो में जो ओरल पोलियो वैक्सीन होती है एक, ठीक है, तो पिला देते हैं, तो उससे क्या होता है? एंटीबॉडी बन गई पोलियो वायरस के प्रति, और जब भी पोलियो वायरस आएगा तो वो उसको ख़त्म कर देंगे। हाँ जी, अब बोलिए, आपको क्लियर हुआ या और भी कुछ बताएं? रिप्लाई करिए, क्लियर है ना?
तो ये WBC की कहानी है। अब थोड़ा सा इतनी बताइए तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। ये बेईमानी नहीं है, बेईमालिनी है। क्या है ये क्रम पूछा जाता है कि WBC की संख्या का बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो बेसोफिल सबसे कम, उसके बाद इयोसिनोफिल, फिर मोनोसाइट, फिर लिम्फोसाइट, और सबसे ज़्यादा संख्या किसकी है? अभी बताया, मैक्सिमम न्यूट्रोफिल, मिनिमम बेसोफिल। मतलब आप देखिए ना, 0 से 0.1% 2% तक ही बेसोफिल होती हैं। आप ब्लड टेस्ट कराओगे तो आप बोलोगे इतनी कम, हमें क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, इनकी संख्या होती ही कम है। और सबसे ज़्यादा आपको क्या दिखाई देंगी? ठीक है, न्यूट्रोफिल। अगर बॉडी में बेटा आपके ब्लड टेस्ट में यूसिनोफिल की संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या ज़्यादा है? यूसिनोफिल की, तो इससे है कि आपको एलर्जी है। सुना होगा आपने यूसिनोफिलिया। तो अगर आपकी बॉडी में यूसिनोफिल ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है कि एंटीबॉडी बनी WBC। ये क्या कर रही हैं? उनको जो भी फॉरेन पार्टिकल आए उनको नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनकी संख्या बढ़ गई। इनकी संख्या बढ़ी इसलिए यूसिनोफिल की, क्योंकि आपकी बॉडी में एलर्जी है। तो पूछा जाता है एलर्जी में कौन सी सेल बढ़ जाती हैं? ठीक है, तो एलर्जी क्या थी? हाइपर सेंसिटिविटी। याद आ रहा है? नॉर्मल, हाइपर, हाइपो। तो हाइपर सेंसिटिविटी को ही हम एलर्जी कह रहे थे। तो एलर्जी में कौन सी सेल? ये इयोसिनोफिल की संख्या बढ़ जाती है। क्लियर है? आप लोगों को समझ में आ रही है बात? और सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट। सबसे ज़्यादा कौन सी होती हैं? न्यूट्रोफिल। तो क्रम क्या है? बेईमालिनी, बेईमानी नहीं, बेईमालिनी होता है। तो आप इस क्रम को याद रखिएगा तो आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो ये हुई बात आपकी WBC। और यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि हेल्पर टी सेल जो हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं। और हेल्पर टी सेल की संख्या किस रोग में कम होगी या बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी? एड्स में, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, यहाँ तक कोई समस्या किसी को? बना लो आप लोग। तो देखिए बेटा, ये तो हुई WBC की बात। तो WBC हो गई ये। WBC की संख्या 4000 से 11000 होती है, अच्छे से ध्यान रखिएगा। और WBC की अगर संख्या बढ़ जाती है तो उसमें स्थिति में क्या हो जाता है? जैसे WBC की संख्या बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कल पूछा था मैंने, बच्चों में कौन सा कैंसर होता है? ल्यूकेमिया। ठीक है, तो जो ल्यूकेमिया है ना बेटा, वो क्या है? WBC की संख्या का बढ़ना। और मैं एक चीज बता दूं, देखो WBC का फुल फॉर्म क्या है? वाइट ब्लड सेल। वाइट, और बेटा वाइट जहां भी आए हमेशा ल्यूको होगा। LEUCO और KO दोनों सही होते हैं ब्रिटिश और US के अकॉर्डिंग। तो ल्यूको जो है, ल्यूको जहाँ भी आएगा वहाँ हमेशा मतलब क्या होगा? वाइट होगा। तो हम अगर बोलें, और साइट मतलब सेल होता है, सेल को क्या बोलते हैं? याद है साइटोलॉजी मैंने बताई थी कि सेल की स्टडी साइटोलॉजी है। तो ल्यूको में साइट जोड़ दें तो क्या हो गई? ल्यूकोसाइट। तो WBC का एक और नाम क्या हो गया? ल्यूकोसाइट। अब इसी से बना है ल्यूकेमिया। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ WBC। WBC की संख्या का बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है। और ल्यूकेमिया को ही हम क्या कहते हैं सामान्य भाषा में? ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? ब्लड कैंसर। तो रक्त का जो कैंसर होता है, और ये ब्लड कैंसर बेटा चिल्ड्रन में या बच्चों में सर्वाधिक कॉमन होता है और ठीक हो जाता है। अच्छी बात ये है, ठीक है, ल्यूकेमिया बच्चों में होता है तो ठीक हो जाता है। क्लियर हो गई आपको बात? तो WBC की संख्या का बढ़ना, जब जैसे 4000 से 11000 अब 30 हो जाए, 40000 हो जाए, तो कैंसर की तरफ इंडिकेट कर रहा है ये। देखो खेल वही है, इन्फेक्शन हुआ बॉडी में तो WBC ज़्यादा बनेंगी, WBC बहुत बन गई, ठीक है। और कैंसर होता क्या है? अनकंट्रोल डिवीजन ऑफ सेल।
कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। अभी कोशिकाएं जो है वो न्यूक्लियस या केंद्रक के कंट्रोल में थी और जितनी ज़रूरत थी उसी के अकॉर्डिंग कोशिकाएं का निर्माण हो रहा था, सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल होता है, कोशिकाओं का कैसा अनियंत्रित विभाजन, 1 2 4 16 64 256, तो फिर क्या होगा, उससे क्या होगा इनमें, ठीक है, गुच्छा बन जाएंगी इनकी सेल्स का, और गुच्छा बन जाएगा तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सुनते हैं कि कैंसर में ट्यूमर हो जाते हैं। ट्यूमर एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं, एक बिनाइन, एक मैलिग्नेंट। जो सेल हैं बेसिकली या ट्यूमर है, बिनाइन का मतलब कैसा, ये बिनाइन अच्छे हैं ये, ठीक है। जैसे किसी को लिम्फोमा हो जाता है, सार्कोमा हो जाता है तो एकदम ट्यूमर हो गया, लेकिन वो कैंसर नहीं है अभी। एक दूसरा होता है मैलिग्नेंट, ठीक है। तो बिनाइन वाला तो नॉर्मल है, हो गया डिवीजन, लेकिन वो बस नोड या गांठ या ट्यूमर बन के रह गया। लेकिन जो मैलिग्नेंट सेल वाला होगा वो होता है कैंसरस। कुछ समझ आई? फिर से रिपीट करूं, कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, कोशिकाओं का अनियंत्रित विभाजन। तो कोशिकाएं अनकंट्रोल होकर डिवाइड होने लगती हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो ट्यूमर में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जब उसमें मैलिग्नेंट सेल होंगी तो वो कैंसर होगा, और बिनाइन अकेली होंगी, मतलब वो बन तो गई जैसे ट्यूमर होता है। अभी जैसे मैं बताऊं, कुछ टाइम पहले की बात है, मेरी मैडम ने 14 किलो का ट्यूमर निकाला था एक महिला के पेट से। वो ऐसा इतना बड़ा पेट हो गया था उसका। कितने किलो का? 14 किलो का। तो 6-8 किलो तो पानी पानी था उसमें। तो ये कैसा नहीं था, ये कैंसरस नहीं था, ये विनाइन था। ये विनाइन ट्यूमर मतलब बिना कैंसर वाले, और मैलिग्नेंट ट्यूमर होंगे तो वो कैंसर वाले होंगे। अनकंट्रोल डिवीजन हुआ है, लेकिन उसमें मैलिग्नेंट सेल नहीं है, और मैलिग्नेंट सेल नहीं होने के कारण मैलिग्नेंसी, बेसिकली मैलिग्नेंसी का मतलब होता है ये पॉइजनस है, खतरनाक है, मरने की तरफ ले जाएगा। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो यहाँ तक क्लियर है कि कितनी संख्या है, 4000 से 11,000 होती है इनकी संख्या। फिर इसके बाद एक और सेल होती हैं आरबीसी। अब मैं यही बता देता हूँ आपको, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। क्या है ये? लाल रक्त कणिकाएं। तो बेटा ये लाल रक्त कणिकाएं जो हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, इनकी देखो ये भी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में, ठीक है, यानी कि अस्थि मज्जा में। अब किसी ने भी पूछा ही नहीं अस्थि मज्जा क्या होती है, बोन मैरो। बोन मीन्स हड्डी, मैरो मीन्स कैविटी। तो बड़ी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, जैसे ये फीमर है तो इसके अंदर जो कैविटी होगी वो बोन मैरो होगी। ये ह्यूमरस है, इसके अंदर जो कैविटी होगी वो बोन मैरो होगी। तो जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनमें बनती हैं आपकी बोन मैरो, और बोन मैरो में ही क्या बनती हैं? आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, अस्थि मज्जा का। समझ में आ रही है? तो इनका निर्माण कहाँ हो रहा है? फॉर्मेशन बोन मैरो में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी मृत्यु या डेथ किसकी? आरबीसी की डेथ होती है बेटा स्प्लीन में। कहाँ? स्प्लीन में। और स्प्लीन को हिंदी में बोलते हैं प्लीहा। अब देखो, जहाँ मृत्यु होती है, किसी को जलाया जाता है तो वो होता है कब्रिस्तान, होता है। तो पूछा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं कब्रिस्तान को? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है आपका? प्लीहा होती है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान, ठीक है। तो आरबीसी का कब्रिस्तान क्या है? स्प्लीन या प्लीहा है, ठीक है। तो डेथ कहाँ होगी आरबीसी की? जो भी ओल्ड होती हैं या डिस्ट्रॉय हो जाती हैं आरबीसी, उनकी डेथ होती है स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को बोलते हैं क्या? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, या क्या इसका, ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान। नॉर्मली बेटा इनका जो जीवन काल होता है वो 120 डेज का होता है। कितना होता है? 120 दिन। आरबीसी कितना जिंदा रहती हैं? 4 महीने लगभग। लेकिन 4 महीने नहीं बोलना है आपको, बोलना है 120 डेज। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। तो 120 दिन। और होती कितनी है? 4.5 से 5.5 मिलियन, यानी कि 45 से 55 लाख होती हैं पर क्यूबिक मिलीमीटर ब्लड में।
इनकी संख्या होती है, जबकि WBC कितनी थी आपकी 4000 से 11000 थी। ठीक है, इनको आप ध्यान रखना है। अब बात आ जाती है कि RBC को हम क्या कह रहे हैं, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कह रहे हैं जब हम, तो इसे कणिका क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, इंटरव्यू में भी पूछा गया है, फिल्म्स में भी पूछा गया है कि भाई RBC को रेड ब्लड कॉर्पसल्स क्यों कह रहे हैं, बोलिए अब आप। ठीक है, तो बेटा देखो नॉर्मल सेल में न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है सेल में, लेकिन जब हम RBC की बात करेंगे तो इसमें क्या है, ये जो न्यूक्लियस है ये एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है, और न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण अब ये सेल तो नहीं रह गई, क्योंकि सेल का इंपॉर्टेंट फीचर न्यूक्लियस के प्रेजेंस है। तो एक पूछा जाता है कि ह्यूमन की RBC में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, समझ में आ रही ना। ह्यूमन की जो RBC है उसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो एक तो क्या हो गया, न्यूक्लियस एब्सेंट हो गया, और न्यूक्लियस एब्सेंट होने के कारण ही RBC को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स कहा जाता है। और पता है न्यूक्लियस का एब्सेंट होना बड़ा ही एंशिएंट फीचर है, प्राचीन लक्षण है, क्योंकि जिसने अगर थोड़ी सेल पढ़ी हो तो जो हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्राक केंद्रीय कोशिकाएं, जैसे बैक्टीरिया वगैरह में जो सेल होती हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता या टूटा फूटा होता है। तो जो फीचर बैक्टीरिया में है वो ह्यूमन की RBC में है। तो पूछा जाता है कि ह्यूमन में कौन सा एंशिएंट फीचर होता है, प्राचीन लक्षण कौन सा होता है, तो ह्यूमन की RBC में एंशिएंट फीचर पाया जाता है। जबकि डेवलपमेंट के क्रम में हम विकसित होते गए और मोस्ट एडवांस हम ही लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे एंशिएंट फीचर क्या है इसका, एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस की अनुपस्थिति यहाँ पर होती है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। फिर अब इसके पीछे वजह क्या है, मानव तो बहुत सोच समझ के बनाया भगवान ने, तो RBC का काम क्या है, RBC में क्या है, RBC में हीमोग्लोबिन है, हाँ या ना। अब RBC में जो है वो हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन में क्या था, हीम, और ग्लोबिन, तो हीम क्या था, आयरन, और ग्लोबिन क्या थी, प्रोटीन। और हीमोग्लोबिन कर क्या रहा था, Hb बोलते हैं इसे ऐसे, तो ये किससे बॉन्ड बना रहा था, और क्या बना रहा था, HbO2, यानी कि क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हाँ या ना। तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था। बेसिकली क्या है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हमारी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन बॉडी को, ब्रेन के हर एक ऑर्गन को, शरीर के, ब्रेन के नहीं सॉरी, बॉडी के हर एक ऑर्गन को ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इसे कहते हैं HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसी रूप में हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स ऑक्सीजन को ले पाते हैं। और आप सोच के देख लो, अभी नाक बंद कर लो, पता चल जाएगा जीवन में ऑक्सीजन का महत्व तो क्या है। पानी नहीं पियोगे तो हो सकता है दिन भर बच जाओ, सांस ना लेके देखो कितनी देर रोक सकते हो सांस, बताओ, 1 मिनट रोक लोगे, ट्राई करके देख लो, अभी तैयारी हो जाएगी पूरी। ठीक है, तो ये अब ऑक्सीजन अगर नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार है। सबसे बड़ी चीज़ तो ब्रेन को दिक्कत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की नीड ब्रेन को है, और अगर ऑक्सीजन ही नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब यहाँ से हीमोग्लोबिन RBC में, अब बेटा अगर ये मान लो RBC में न्यूक्लियस होता तो ये डिब्बा भरा होता, क्योंकि न्यूक्लियस एक बड़ा हिस्सा देखो ऊपर का घेर रहा है, तो ये क्या करते, हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन के साथ जुड़ पाता। तो पूछा जाता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट होने का क्या फ़ायदा है। न्यूक्लियस एब्सेंट होने का फ़ायदा है RBC का सरफेस एरिया, RBC का जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि ज़्यादा जगह है, और ज़्यादा जगह होगी तो ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाएगी। तो न्यूक्लियस एब्सेंट होने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, यानी कि O2 या ऑक्सीजन सप्लाई, या कहें कि HbO2, ज़्यादा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के बॉन्ड बनेंगे क्योंकि एरिया ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा होने से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, जबकि कई सारे लोअर जीवों में ये चीज़ नहीं होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, ऊँट जानते हैं, लामा जानते हैं,
ये दोनों हैं, इनमें आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक है, इनके आरबीसी में केंद्रक उपस्थित है, जबकि मानव की आरबीसी में क्या हो रहा है, केंद्रक अनुपस्थित है। तो ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कि किन की आरबीसी में, तो कैमल और लामा, लामा इतना सा होता है, मैं बकरा आप कहें तो भेड़ जैसा, ठीक है। तो ऊंट और लामा इनमें आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, तो केंद्रक इनमें प्रेजेंट होता है। समझ में आया आपको कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होने का क्या फ़ायदा है, तो इंक्रीज द ऑक्सीजन सप्लाई, या यूँ कहें कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा बॉन्ड बनाएंगे और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होगी, और ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो हमें ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती रहेगी, ठीक है। अब कैसी सेल है हमारी ये, रेड ब्लड कॉर्पसल्स है या नहीं है। और रेड को बेटा लैटिन में बोलते हैं एरिथ्रो, क्या बोलते हैं, एरिथ्रो। और सेल को क्या कह रहे थे, साइट। तो आरबीसी का एक और नाम क्या हो गया, एरिथ्रोसाइट। तो ये भी पूछा गया है कि एरिथ्रोसाइट क्या है, तो आरबीसी का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट। लिंक तो नहीं गई ना, आरबीसी का एक और नाम क्या है, एरिथ्रोसाइट है। तो आरबीसी एरिथ्रो मीन्स रेड और साइट मतलब सेल, तो आरबीसी क्या हो गई, एरिथ्रोसाइट भी कहलाती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ रही है बात। ऊंट और लामा में आरबीसी में न्यूक्लियस होगा यहाँ, जबकि ह्यूमन की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, इसीलिए ये कॉर्पसल्स कहलाती हैं, ठीक। अब एक डिसीज है आपके सिलेबस में, मैं यहाँ सीधा उसी को बता देता हूँ। देखा आपने सिलेबस ढंग से, बहुत बढ़िया, अगर देखा तो मैं बहुत खुशी है, नहीं तो बोले सर आप ही देख लेना। सिकल सेल एनीमिया, ठीक है, ये आपके सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है। हसियाकार आरक्तता, क्या है, हसियाकार आरक्तता। अब आप बताओ कि आरबीसी से इसका क्या लेना देना है, हसियाकार आरक्तता का। बोलिए बेटा, लाइव क्लास में कोई भी बताए तो अच्छा लगेगा हमें। क्या, आरबीसी का, ठीक है, आकार आकृति, आरबीसी का आकार, साइज या शेप, शेप, ठीक है ना, साइज नहीं, ठीक है, आकार नहीं, आकृति। तो पहली चीज़ तो बेटा ये बिल्कुल बढ़िया बताया आप लोगों ने, आपने और ऑनलाइन पैरेलल बताया। तो आरबीसी का, अब यहाँ ध्यान रखना, स्पेसिफाई बोल दिया इसलिए थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, समझिए। सिकल सेल एनीमिया, हसियाकार आरक्तता, आरबीसी का जो शेप है वो वास्तव में कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है। हसिया देखा आपने, ऐसा होता है, ठीक है। तो हसिया की जैसी हो जाती है ये, तो हम आपको बता रहे थे कि एक डिसीज होती है सिकल सेल एनीमिया, तो शेप ऑफ द आरबीसी जो है वो कैसा हो जाता है, सिकल शेप हो जाता है, यानी हसिया के जैसा हो जाता है। अब देखो, अगर हसिया जैसा शेप हो जाएगा तो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाएगी और सरफेस एरिया कम हो गया बेसिकली, सीधा बोले। अभी ऐसी बढ़िया से थी, बाइकॉनकेव टाइप की थी, अभी हसिया जैसी मुड़ गई आपकी आरबीसी। अब मुद्दा ये आता है कि आरबीसी सिकल शेप हो क्यों रही है ऐसा, चलो बताओ भैया लाइव में, ऐसा क्या कारण है जिसके कारण आरबीसी जो है वो सिकल शेप हो रही है, किससे सिकल शेप हो गई, ऐसा किसके कारण हो रहा है, अब बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी से। बोलिए, कोई बोलेगा लाइव में। बेटा हमारी बॉडी में एक बीटा ग्लोबिन जीन होता है, कौन सा, बीटा ग्लोबिन जीन। तो इस बीटा ग्लोबिन जीन में हो जाता है म्यूटेशन, क्या हो रहा है, म्यूटेशन। अब कई लोगों को म्यूटेशन नहीं पता होगा, तो म्यूटेशन की पहले तो हिंदी मीनिंग होती है उत्परिवर्तन,
तो जो जीन का नॉर्मल साइज है या नॉर्मल शेप जो है, साइज नहीं बोलेंगे, या नॉर्मल फीचर जो है जीन का, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो म्यूटेशन होने से, जैसे बहुत सारी डिसीज है म्यूटेशन से होने वाली, ठीक है, तो जीन में कौन सा, बीटा ग्लोबिन जीन, तो म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, बीटा ग्लोबिन जीन के म्यूटेशन से क्या बनता है बेटा, एक हीमोग्लोबिन एस बनता है। HB मतलब हीमोग्लोबिन और S, अब हीमोग्लोबिन S मतलब सिकल शेप वाला, तो सिकल शेप हीमोग्लोबिन हो जाता है ये, और RBC का साइज शेप कैसा हो जाएगा, हसियाकार हो जाएगा। अब इससे क्या नुकसान होगा, तो इसके कारण अब पूछा जा सकता है, चूंकि डायरेक्टली दिया है सिलेबस में, सबसे पहली चीज तो सिकल सेल एनीमिया डिसीज कैसी है, ठीक है, तो ये कैसी डिसीज है, ये जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक है। अब आनुवांशिक में भी कैसी है ये, ठीक है, तो ये कैसी है, एक्स क्रोमोसोमल डिसीज है, एक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित लिंग संलग्नी रोग है। तो ये कौन से क्रोमोसोम से, एक्स क्रोमोसोम, एक्स और वाई दो क्रोमोसोम होते हैं, दो गुणसूत्र होते हैं, तो ये किससे संबंधित है, एक्स क्रोमोसोम से संबंधित। तो एक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसीज, एक्स गुणसूत्र से संबंधित लिंग संलग्नी रोग है, कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो अब पूछा जाता है कि कौन सा है, तो जेनेटिक डिसीज है, आनुवांशिक है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आएगा, और किसको प्रभावित कर रहा है, तो एक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसीज है, ये एक्स गुणसूत्र से संबंधित लिंग संलग्नी रोग है। कारण क्या था, म्यूटेशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन जीन, तो बीटा ग्लोबिन जीन में म्यूटेशन या उत्परिवर्तन होने से ये होता है, जिसके परिणाम स्वरूप हीमोग्लोबिन एस बनता है, सिकल शेप हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन एस बनता है, जिससे कि आरबीसी का जो शेप है वो कैसा हो जाता है, हशियाकार या सिकल शेप हो जाता है। इससे ऑक्सीजन सप्लाई निश्चित रूप से क्या होगी, कम हो जाएगी, और ऑक्सीजन सप्लाई कम होने से इनकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो अफ्रीका में, इवन मध्य प्रदेश में सिकल सेल एनीमिया के बहुत सारे केसेस हैं, तो सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है। अफ्रीका में एक बांटू जनजाति है, कौन सी ट्राइब है, बांटू जनजाति में सिकल सेल एनीमिया पाया जाता है, और इसका एक फ़ायदा है कि सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट को अब नुकसान हो रहा है तो भगवान कुछ ना कुछ क्षतिपूर्ति करता है ना, तो सिकल सेल एनीमिया वालों को मलेरिया नहीं होता, क्या नहीं हो रहा है, तो पूछा जाता है सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट किसके लिए रेसिस्टेंट होते हैं, किसके लिए प्रतिरोधी होते हैं, तो मलेरिया रोग इन्हें नहीं होता, सिकल सेल एनीमिया वाले पेशेंट को। ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया, और सरकार इस पे बहुत ध्यान दे रही है। किसके कारण हो रहा है, तो म्यूटेशन ऑफ बीटा ग्लोबिन जीन, तो बीटा ग्लोबिन जीन में उत्परिवर्तन के कारण होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन एस बनता है, तो सिकल शेप हीमोग्लोबिन बनता है, और उसके परिणाम स्वरूप आरबीसी का शेप सिकल शेप हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई, O2 सप्लाई कम हो जाती है, और इससे इनकी एफिशिएंसी या क्षमता जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, और ठीक तो कर नहीं सकते, क्या करोगे आप, जीन में क्या कर लोगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग इतनी आसानी से नहीं होती है। तो ये, और इसका फ़ायदा क्या है, तो सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट का फ़ायदा ये है कि ये किसके प्रति प्रतिरोधी है, बोलो जल्दी से, तो ये मलेरिया डिसीज के प्रति प्रतिरोधी होते हैं, और बांटू जनजाति में ये कॉमनली पाया जाता है, सिकल सेल एनीमिया अफ्रीका की जो बांटू जनजाति है उनमें पाया जाता है। तो बेटा हमने आरबीसी की बात कर ली, डब्ल्यूबीसी की बात कर ली, आगे चलें, क्लियर है यहाँ तक सभी को। इसके बाद तीसरी जो कहानी है वो है प्लेटलेट की। किसकी, प्लेटलेट। तो प्लेटलेट को हम हिंदी में कहते हैं पट्टिकाणु, क्या कहते हैं, पट्टिकाणु। ठीक है, और एक और नाम है पट्टिकाणु का, बताइए प्लेटलेट को एक और नाम किस नाम से जानते हैं, सोच लो, किसी को पता हो तो बता देना, है, वेरी गुड, थ्रोम्बोसाइट।
ठीक है। थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं प्लेटलेट को। तो थ्रोम्बो मतलब क्लॉटिंग से है, तो प्लेटलेट का मेन काम क्लॉटिंग में होता है, रक्त के थक्का जमने में। तो प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट भी हम इन्हें कहते हैं। इनका निर्माण भी बोन मैरो में होता है। अच्छी बात है। कहाँ बनती हैं ये? बोन मैरो में बनती हैं। और नॉर्मली इनकी संख्या जो है बेटा 1.5 से 4 लाख के बीच में होती है। कितनी? 1.5 से 4 लाख, मतलब 1.5 लाख से 4 लाख, कहीं कहीं 2.5 लाख से 4 लाख, लेकिन एक रेंज है 1.5 लाख से लेके 4 लाख होती हैं। जब इनकी संख्या घट जाती है तो कौन सी डिसीज? डेंगू। तो डेंगू में ये जो है प्लेटलेट की संख्या घट जाती है। प्लेटलेट का मेन काम क्या है? तो क्या करना? क्लॉटिंग, यानी कि रक्त का थक्का जमाने में प्लेटलेट की काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है। तो हमने तीनों प्रकार की सेल आपको बता दी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, और दूसरा जो हिस्सा था वो था प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना था? 55 से 60% था। कैसा पोर्शन था? लिक्विड पोर्शन है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी के किस में 90% तक पानी होता है। कौन बनेगा करोड़पति में? बढ़िया क्वेश्चन था ये। 25 लाख का होता है ना क्वेश्चन, ये होता है ना, तो उसी का था ये। तो बॉडी के कौन से सब्सटेंस में? तो 90% तक इसमें वाटर होता है, कुछ मिनरल्स होते हैं और प्रोटीन होती है। तो ठीक है, ये प्लाज्मा है। और प्लाज्मा क्या है तो आपको मैंने बता ही दिया था। तो ब्लड में से क्या माइनस कर दो? ब्लड में से अगर सेल हटा देते हैं तो क्या बच जाता है आपका? प्लाज्मा बच जाता है। तो ये हो गया हमारा ब्लड का जो भी सिस्टम था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। और नॉर्मल डेटा की बात करें तो कितना 5 से 6 लीटर ब्लड होता है हमारी बॉडी में। ठीक है। हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो अगर आप देखेंगे 11 से 13 फीमेल्स में अच्छा माना जाता है, और 11 से लेके 14 तक मेल में होता है। तो मेल में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज जो है वो ज़्यादा होता है। और 1/11 से 1/13, 1/11 से 1/13 पार्ट बॉडी वेट का होता है। ठीक है। तो बॉडी वेट का कितना? 1/11 से, हाँ ब्लड की बात कर रहे हैं और किसकी कर रहे हैं? ठीक है। तो नॉर्मली 5 से 6 लीटर होता है। अच्छे से ध्यान रखना है। ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.36, एग्जैक्ट वैल्यू यही है, और नॉर्मली आपको मिलेगी 7.4। तो ब्लड की जो पीएच है वो 7.4 है। यानी ब्लड कैसा है? स्लाइटली बेसिक, यानी कि हल्का क्षारीय, क्योंकि 7 से क्षार शुरू होता है, 7 के ऊपर 7 तो न्यूट्रल होता है। तो ब्लड होता कैसा है? हल्का क्षारीय होता है। तो ये कुछ डेटा है। हीमोग्लोबिन का कितने लीटर होता है, बॉडी वेट का कितना होता है, पीएच कितनी होती है, कैसा होता है, तो ये सारी बातें आपकी हो जाती हैं। और प्लाज्मा, ये वाला प्लाज्मा नहीं, एक जो स्टेज होती है प्लाज्मा, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 स्टेट होती हैं। स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्था है। 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा को कहते हैं, ब्लड प्लाज्मा को नहीं जो। ठीक है। तो चौथी स्टेज क्या कहलाती है? प्लाज्मा। 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा है। 5वीं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन है, और 6वीं फर्मियोनिक कंडेंसेशन है। तो 6 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पहले 3 ही होती थी, हम सब पढ़ते थे तो 3 ही पढ़ते थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस। 4th स्टेट ऑफ मैटर प्लाज्मा, 5th बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, और 6 है फर्मियोनिक कंडेंसेशन। तो फर्मी का संघनन होता है। ये था आपका ब्लड से संबंधित चीज़ें। ठीक है, समझ में आ रही है बात? अब जैसे एक टर्मिनोलॉजी अगर मैं ऐसी बोल दूं आपको तो बताइएगा, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, तो क्या मतलब होगा एरिथ्रोसाइटोपिनिया का? अब एरिथ्रोसाइट क्या थी? आरबीसी, और पीनिया का मतलब होता है बेटा कमी, डिक्रीज होना। तो क्या हो गया? आरबीसी की संख्या का कम होना। ठीक है। तो आरबीसी की संख्या का कम होना एरिथ्रोसाइटोपिनिया। अब बोले थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की संख्या। अब देखो ऐसे ही पूछे डेंगू में क्या होता है। अब अगर ऐसे नहीं दे वो प्लेटलेट, अगर अच्छा क्वेश्चन बना दे तो क्या लिखेगा वो ऑप्शन में? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। किस में हो रहा है ये?
डेंगू में, बस हो गया उसको तो डेंगू क्वेश्चन में ही, ठीक है। तो वो नहीं लगा रहा है अब थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, वो आरबीसी डब्ल्यूबीसी का कुछ ना कुछ लगा लगू देगा। तो प्लेटलेट को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए तो डब्ल्यूबीसी का क्या नाम था? ल्यूकोसाइट। तो वो क्या हो जाएगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। तो ल्यूकोसाइटोपिनिया मतलब डब्ल्यूबीसी की संख्या का कम होना क्या कहलाएगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया कहलाएगा, ठीक। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें सेल्स और प्लाज्मा होती हैं। सेल्स लगभग 40 से 45%, प्लाज्मा 55 से 60% होता है। सेल 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट होती हैं। और दूसरा जो पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है और प्लाज्मा में ही सीरम होता है और सीरम में एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है जिसे हम सीरोलॉजी के नाम से जानते हैं। यहाँ से हमने शुरू की थी और कहानी यहाँ तक लेके हम आ गए। क्वेश्चन नहीं पूछते तो मैं शायद अभी ब्लड नहीं कराता। हो गया ना? लेकिन ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। इसमें आपको बस ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक एक चीज़ ध्यान रखिएगा। एक टॉपिक हमने सिकल सेल एनीमिया का कंप्लीट कर लिया जो डायरेक्ट आपके सिलेबस में सीधा सीधा दिया हुआ है, ठीक। ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इससे भी ज़्यादा आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, इनका क्रम याद रखना है। फिर इसके अलावा अगर आपको याद हो तो मैंने एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई थी, ठीक है। लिगामेंट बोन से बोन को, टेंडन मसल से बोन को, टोटल मसल 639, टोटल बोन 206, क्रेनियल नर्व 12 जोड़ी 24 और स्पाइनल नर्व 31 जोड़ी यानी कि 62। आप पेपर लगाएंगे, लगभग सारी चीज़ें ऑलरेडी पूछी गई हैं। तो कोशिश करिए, क्वेश्चंस लगाइए, आपको अच्छा लगेगा। ब्लड के क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिए, आप डायरेक्ट ऑनलाइन ब्लड के क्वेश्चन करिए, आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बन जाएंगे कुछ डेटा को छोड़कर। तो और हम लोग कल इस पे बात कर लेंगे। लेकिन ये जितना है इतना बिल्कुल मतलब बोलते हैं अल्ट्रा इम्पॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी हम छोड़ नहीं सकते। हमने छोड़ा नहीं कि क्वेश्चन गया नहीं, ठीक। थैंक यू, आज के लिए इतना ही बहुत है।